इस बात को हुए अब 5 साल हो चुके हैं और 5 साल निकले कैसे वो भी नहीं पता चला, और इस बंदे के साथ क्या हुआ वो भी नहीं पता चला। ये एनएक्सटी का टाइम है जब कीथ ली ने एडम कोल को हराया था और उनके पास जो है नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप भी आ गई थी और एनएक्सटी चैंपियनशिप भी उनके पास आ गई थी। और याद है वो सर्वाइवर सीरीज का मूवमेंट जब कीथ ली और रोमन रेंस का एक बहुत छोटा सा फेस ऑफ हुआ था जहां पे रोमन ने स्पीयर मारा था और उन्होंने अपना जो तगड़ा वाला पावर बॉम्ब है वो हिट किया था। और अगर आपको पता होगा कि साइज के साथ कीथ ली कितने ज्यादा एथलेटिक थे, ये तो बहुत ही वेस्ट हो गया मामला। और उसके बाद वो एईडब्ल्यू में गए और उसके बाद तो मुझे पता भी नहीं कि क्या वो स्टिल वहां पे हैं या फिर क्या चल रहा है उनके साथ। बट ये तो ऐसा टैलेंट था कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे से ध्यान दे देती, जो कि उन्होंने दिया भी था, लेकिन पता नहीं उसके बाद फिर रिलीज क्यों कर दिया। तो ऐसे देख के लगता है यार कि क्रिएटिव लोग भी इतना भी क्रिएटिव सोच नहीं पाते शायद, वरना ऐसे बंदों को वेस्ट कैसे जाने दिया। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 708 में। और सबसे पहले तो भाई एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हमको पता चली सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच के बारे में और उनके हाउस से रिलेटेड। अच्छी बात यह है कि जिस टाइम उनके घर पे ये सब चीजें हुई वो अपने घर पे नहीं थे, उनकी जो बेटी है वो भी उनके साथ ही होगी ऑब्वियसली। तो पता क्या चला कि रात में उनके घर में कुछ चोरी हुई और उनका जो घर है उसको तोड़ के लोग घुस गए उसमें, और उसके बाद उनके घर पे चोरी भी हुई है। बट वही है कि अच्छी बात है कि वहां पे तब बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस ये सब नहीं थे, वरना ये तो सेफ्टी को लेके बहुत तगड़ा वाला मुद्दा हो जाता। और ये भी है कि मतलब ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि यार इनके तो काफ़ी अच्छे जिस तरीके से रहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पहले अपना हिसाब किताब सही करके बैठते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, ये तो जस्ट मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ऑब्वियसली किसी स्टोर लाइन से रिलेटेड नहीं है। बट एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हमको शार्लेट फेयर के बारे में पता चली, बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने कुछ पोस्ट करी, कुछ बातें बोली और वहाँ पे वो बताती हैं। आप बताना इस पॉइंट से आप अग्री करोगे या नहीं। उन्होंने बोला कि देखो मेरी एज से ज़्यादा इस समय कोडी रोड्स है जिसको फेस देख रहे हैं, सीएम पंक मेरे से 7 साल ज़्यादा बड़े हैं। रोमन रेंस के बारे में भी उन्होंने बोला कि भाई वो भी मेरे से बड़ा है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो उसको बिगेस्ट स्टार माना जाता है, जो कि वो है भी। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि अगर मेरी एज इतनी है तो मुझे लोग ओल्ड कंसिडर करते हैं, क्या स्टिल मैं अब कुछ और नहीं कर सकती डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे जेंडर को लेके ही बात छेड़ दी कि कैसे जब जो लौंडे हैं वो बड़े भी हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी उनको यंग टैलेंट या फिर प्राइम की तरह ही देखा जाता है। यंग टैलेंट तो नहीं कि अभी बंदा प्राइम में ही है वैसे देखा जाता है, लेकिन वहीं अगर तुम विमेंस डिवीजन में देखो तो जैसे किसी की एज बढ़ने लगती है तो एक अचानक से लोगों को लगता है कि अरे ये तो ओल्ड हो चुकी है। तो ऐसी बात उन्होंने बोली। आप बताना इस पॉइंट से आप अग्री कितना करते हो। आई थिंक मेरे हिसाब से तो एज कोई मैटर नहीं करती, अगर वो मैटर कर रही होती तो 58 साल में गोल्ड बगा के मैच नहीं करता। एज लॉन्ग एज तुम्हारे पास वो ड्रॉ करने की पावर है, तुम जो आई बॉल्स है उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, आई थिंक वो इनफ होता है। और मे बी वो चीज़ हो नहीं पाती उतना वुमेन्स डिवीजन में। और आप कह सकते हो उसका भी रिसेंट हमारे पास एग्जांपल एवोल्यूशन शो का भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ की जो टिकट सेल्स है वो इतनी कोई अच्छी जा नहीं रही। खैर उसके पीछे अकेला रीज़न हम इस ऑल वुमेन्स पीएलई को नहीं दे सकते, हम इसको दे सकते हैं कि क्योंकि उसके साथ साथ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट भी है। कोडी रोड्स ने यार एक बड़ी ही क्रिप्टिक सी पोस्ट करी है, अब इसका क्या मतलब है ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लोग इसको एसोसिएट करके देख रहे हैं उनके हील टर्न के साथ में। और लिखा है उन्होंने, डू नॉट फ्लिंच, थैंक यू ऑल फॉर राइडिंग विद मी ऑल दिस टाइम, लव यू फॉर इट, एक्साइटेड फॉर व्हाट वी डू नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या कोडी रोड्स बोल रहे हैं, क्या वो अपने हील टर्न की बात कर रहे हैं या फिर वो बात कर रहे हैं कि भाई वो जा रहे हैं छुट्टियों पे। क्योंकि अभी हमने ये भी सुना है कि इस समर स्लैम के बाद जो एक ब्रेक है वो कोडी रोड्स का भी होगा, क्योंकि वो भी अपनी मूवी वगैरह की शूटिंग के लिए जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो क्या वो इस चीज़ के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उनके हील टर्न की बात हो रही है, कुछ खास इसके बारे में कह नहीं सकते। बट अगेन सारी चीज़ें तो टाइम के साथ साथ पता चली जाएंगी। वैसे भी काफ़ी सारे सुपरस्टार जो है आजकल वो छुट्टियों पे ही हैं, उसमें से फिर एक कोडी रोड्स का भी नाम जुड़ जाएगा। अंकल हाउडी को रिसेंटली आपने उनकी अपीयरेंस में चेंज देखा होगा, और यहाँ पे किसी फैन ने बड़ा सही नोटिस किया, अगर आप क्लोजली देखोगे तो उनके जो कपड़े हैं वो फील्ड के जैसे काफ़ी सिमिलर नजर आ रहे हैं। जैसे हमको फील्ड पहन, जैसे जब फील्ड आता था तो उस टाइम पे जैसे वो अपने कपड़े पहनते थे, उस टाइप के जो कपड़े वो अंकल हाउडी ने पहनने शुरू किए हैं। रिसेंटली उन्होंने अपना जो मास्क है वो भी चेंज किया है। एंड अगेन वो तो बोलना पड़ेगा कि हाइप के साथ तो ये अच्छे आए थे, बट आई थिंक अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ इनको कई बार, आप मेरे को बहुत सारे कमेंट पता नहीं क्यों आते हैं वाइट सिक्स को लेके, भाई उनका क्या चल रहा है। तो आई थिंक इसको बहुत सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाइट सिक्स को बस देखती है एक अट्रैक्शन की तरह, कोई ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल मेन इवेंट में सीन में आके डोमिनेट करके चले जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को भी उनकी लिमिटेशंस पता हैं।
लिमिटेशंस इस वजह से कि उनको एक सर्टेन कैरेक्टर में दिखा के अब तुम कितना मैक्स उनसे निकाल सकते हो, क्योंकि फिर तुम वैसे अगर रोल में हो, बहुत बेस्ट एग्जांपल होगा अंडरटेकर का। अगर अंडरटेकर को देखोगे तो कितना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा बार वो स्पॉटलाइट में रहे या फिर उनके पास कोई बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड है जॉन सीना की तरह? वैसा उनके साथ सीन नहीं है। तो जब कैरेक्टर ऐसा होता तो फिर उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती है। तो उस वे में डब्ल्यू जो बेस्ट है वो आउटपुट निकालने का आई थिंक सोचती है। फिर इसीलिए हम देखते हैं कि काफ़ी कम ही जो वाइट सिक्स उनके मैचेस होते हैं, अब जाके वो टैग टीम डिवीजन में आए, तो लग रहा है कि अच्छा अब डब्ल्यू प्रॉपर इनको स्टोरी लाइन में यूज करने वाली है। सेथ रॉलिंस की फैक्शन के बारे में भाई हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली, और वो ये है कि डब्ल्यू का बहुत बड़ा प्लान है ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस के मैच के लिए। तो ये जो समय सारा सीन सपाटा चल रहा है ना, इससे डब्ल्यू का एंड प्रोडक्ट निकालना है कि जब ये सारा मामला खत्म होगा तो हमारे पास ब्रॉन ब्रेकर स्टैब्लिश हो चुका होगा, हमारा कंपनी का अगला फेस, यानी जो हमेशा हम इतने सालों से देखते हैं कोई कंपनी को कैरी करता है, वो सारा जो बोझ है वो डब्ल्यू चाहती है उस लायक हो जाए ब्रॉन ब्रेकर, या फिर हम उस पोजीशन तक आ जाएं कि वो ब्रॉन ब्रेकर के पास, और उसमें उनके साथ देंगे ऑब्वियसली पॉल हेमन। तो यहाँ से एक बहुत ही तगड़ी वाली फ्यूड बनेगी जब भी होगी ये ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस की। और मैं इस मैच से ज्यादा वेटेज देना चाहूंगा ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस के मैच, क्योंकि अगर तमीज से इसको तुमने रेसलमेनिया लेवल पे बुक कर दिया तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोडी के साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ रोमन रेंस वाला सीन वो कितना ज्यादा फायदेमंद हुआ बहुत ज्यादा लॉन्ग रन के लिए या फिर स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर मेरे पास होता तो शायद मैं वो दाव जो है ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर खेल सकता था। वैसे कोडी रोड्स ने अगर आप सेल्स देखोगे, मर्चेंडाइज देखोगे तो सही काम किया, लेकिन उनके कैरेक्टर की जब बात आती है तो फिर मामला कुछ अलग ही हो जाता है। तो जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में हो गए तो कई बार ऐसे होता है, क्या टर्म था यार मेरे दिमाग से निकल गई, कि ओवर प्राइस, हाँ ओवर प्राइस या ओवर रेटेड किसी स्टॉक को बोलते हैं कि एक्चुअल में उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बस बढ़ के दिखती है क्योंकि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो कई बार लोग उस चीज़ को जोड़ते हैं कोडी रोड से भी कि यार ठीक है क्योंकि अभी आंसर नहीं है ना उसका कि मर्चेंडाइज बिक क्यों रही है, क्योंकि स्टोर लाइन में तो कुछ ऐसा तगड़ा हो नहीं रहा। बट अगर आगे ये चीज़ ब्रॉन ब्रेकर के साथ होगी तो उनके पास भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब ये वो ज़माना नहीं है एक बार को फिर भी जॉन सीना से वो जो मशाल है लेके उस फ्लैग को लेके रोमन रेंस आगे तक आ गया, लेकिन यहाँ से अब जो बंदा आगे लेके जाएगा भाई वो काम आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो पूरा टाइम है, जो एरा है वो चेंज हो चुका है, और अब तो हर एक साल में जो चेंजेस है वो बहुत तेज़ी से होते हैं। और पॉल हेमन हमेशा साथ रहेंगे ब्रॉन ब्रेकर के, ये आपको उनकी इस वाली स्टोरी से भी दिख जाएगा जहाँ पे एकदम छाती चौड़ी करके उन्होंने लिखा है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ब्रॉन ब्रेकर जो है एक मेनेस है। तो ये करके वो थोड़ा हाइप करने का काम भी कर रहे हैं, और ये तो वैसे हमने एनएक्सटी के टाइम से देख लिया था कि जब पॉल हेमन बहुत ज़्यादा हाईली रेट कर रहे थे ब्रॉन ब्रेकर को, इसीलिए वो उनके साथ नेक्स्ट में भी गए थे। तो वहीं से कहीं काइंड ऑफ उन्होंने बीच बो दिया था कि फ्यूचर में जाके इनकी जोड़ी तो बनने वाली है। आपको याद होगा गोल्डबर्ग के रिटर्न से पहले ही सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन है गोल्डबर्ग के वापस आने को लेके, मैंने बताया था लोगों के बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन थे उसको लेके। और फिर उसके बाद जब उनका रिटर्न हुआ तो उस टाइम पे हमने देखा कि अचानक से जो लोग हैं वो गोल्डबर्ग को लेके चैंट कर रहे हैं। फिर मैंने भी अपनी वीडियो में बोला यार कि मतलब सोशल मीडिया पर तो कुछ अलग ही था, एक्चुअल में अरीना में जो गोल्डबर्ग वाले उनकी एंट्रेंस पे लोग जो चिल्लाते हैं वो तो चिल्ला रहे थे। बट अब पता क्या चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल्डबर्ग की एंट्रेंस के टाइम पे वो जो गोल्डबर्ग के चैंट्स हैं वो एक्चुअल में उन क्राउड की तरफ से नहीं है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो प्रोडक्शन है वहीं से उसको वो पाइप इन करके डाल रहे हैं, ताकि वो जो पूरा माहौल है गोल्डबर्ग की एंट्रेंस पे उसको बनाया जा सके। और ऑब्वियसली कोई ऐसा पहली बार नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है, लेकिन मुझे अभी हम भूल गए थे ना कि अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई अब भी करती है ऐसे। कई बार वो किसी सुपर, पहले तो इतने ज्यादा एक्सट्रीम थे ये कि इनको चाहिए सुपरस्टार, ये हील है तो उसको हील वाला रिएक्शन मिले, गलती से बेफेस वाले मिल जाता तो वहां पे बूस्ट डालते थे, इतना उसको वो रियल टाइम में एडिट कर रहे होते थे। अब तो हम उस चीज को भूल चुके थे कि ऐसा भी होता था किसी टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन आज जो है अभी फिर से हो रहा है गोल्डबर्ग के लिए। तो मतलब कि वो जो हम चैंट्स सुन रहे हैं गोल्डबर्ग के, ऑब्वियसली कुछ लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन जितने वो लाउड वो हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपने प्रोडक्शन की वजह से हैं। तो ये देख के थोड़ा सा तो ऐसा दिल से टूट गया कि अरे मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को डाल रही थी, एक्चुअल में गोल्डबर्ग को वैसा इतना लाउड रिएक्शन मिल नहीं रहा। एंड अगेन अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में उनका मैच है, तो अब इस मैच का आउटकम भी क्या होगा। अब जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ में दिखाया कि भाई गोल्डबर्ग ने जो है मार के भगा दिया गुंथर को, अब उस तरीके से अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मेट में इसको डाल के देखें तो इसका मतलब कि जो मैच है वो गुंथर
गुंथर के पाले में ही आ रहा है। वो अपनी चैंपियनशिप को यहाँ पे रिटेन कर रहे हैं और चैंपियनशिप को रिटेन कर रहे हैं, और सही में ये गोल्डबर्ग का लास्ट यानी कि रिटायरमेंट मैच होगा एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। पता नहीं है, जब तक वो सीन मेरी आंखों के सामने आ ना जाए मुझे यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये जो चैंपियनशिप गुंथर के पास आई है ना, तो फिर मेरे को हमेशा वो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि अगर मैच उनको करना ही था तो फिर चैंपियनशिप डाली ही क्यों यहाँ पे। वो जेउसो के पास रह सकती थी, क्योंकि देख के तो पूरा वही लग रहा है कि जेउसो के पास है टाइटल गया ही इसीलिए ताकि जब गोल्डबर्ग वापस आए तो वो चैंपियनशिप के लिए compete कर सके। और अगर वो चैंपियनशिप उसको जीतनी नहीं है तो फिर वो सिर्फ एक बस मैच कार्ड में टाइटल डालने के लिए था कि ये मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा, इतनी सी डिमांड थी। बस तो वो चीज़ पता चलेगी आगे, वो तो खैर हमको वेट करना पड़ेगा। वैसे अब आने ही वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, तो इतना ज़्यादा उसमें टाइम भी नहीं है। समर स्लैम में मैच होने वाला है जॉन सीना और कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और इस मैच का फिनिश क्या होने वाला है, क्या उसके बारे में आइडिया जो है वो लगना शुरू हो चुका है। तो देखो, एक चीज बिल्कुल सिंपल सी नजर आ रही है कि जॉन सीना और कोडी रोड्स का मैच है, ये एक सिंगल्स मैच है। सेम जो मैच रेसलमेनिया में हुआ था उसी मैच को WWE इस बार करवा रही है, और इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर रैंडी ओर्टन की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो स्पेकुलेशन ये है कि अब इस मैच में रैंडी ओर्टन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि वो किंग ऑफ द रिंग नहीं जीत पाए, लेकिन स्टिल जो उनके रिएक्शन थे वो कुछ ऐसे ही थे कि जैसे कि अभी भी उनको स्टिल वो जो मैच है, वो जो चैंपियनशिप है वो चाहिए। तो क्या पॉसिबल फिनिश हो सकता है इस मैच का अगर कोडी रोड्स ये मैच हार रहे हैं, कंसिडरिंग कि शायद वो ब्रेक पे चले जाएंगे समर स्लैम के बाद। तो चैंपियनशिप तो रिटेन करेंगे जॉन सीना, लेकिन वो मदद होगी उसमें, एक मदद तो नहीं, अपना ही जो पर्पज है उसको सिद्ध करने के लिए आएंगे रैंडी ओर्टन। जब वो पंट करेंगे, मारेंगे, अपना ब्रूटल बिहेवियर दिखाएंगे, और उस तरीके से WWE हील टर्न करवाएगी रैंडी ओर्टन का, जिसका फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक तीर से लगेंगे दो निशान है, क्योंकि रैंडी ओर्टन का हील टर्न होगा, और अगर वो अब जॉन सीना के सामने है तो ऑर्गेनिकली जॉन सीना फैन फेवरेट बन जाएंगे, और WWE ऐसे करके ट्रांजिशन करेगी जॉन सीना का एक बेबी फेस में। तो फिर शायद ये जो दो बंदे हैं आपको फिर से लड़ते भिड़ते हुए भी किसी फैशन में, नॉट सिंगल्स मैच बट किसी और तरीके से लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां पे एक मौका खुलेगा रैंडी ओर्टन के पास फिर से एक बार चैंपियनशिप जीतने का, जो कि अभी 14 टाइम है 15 टाइम बनने का। वैसे हमने सुना तो ये है कि रैंडी और जॉन सीना का लास्ट मैच था, लेकिन देखो अब इस पॉइंट पे ये इतना बात समझ जाया करो कि जो प्लान्स है ना वो प्लान्स रहते नहीं है। जॉन सीना का हील टर्न किस तरीके से हुआ, जब हमको उसकी बैक स्टोरी पता चली तो किसी भी मूवमेंट पे लिटरली 10 सेकंड पहले ही प्लान्स चेंज कर देते हैं, और विंस मैकमैन तो ऐसा पहले करते आए थे। तो ऐसा शायद आपको समर स्लैम के फिनिश में दिख सकता है। तो अगर ये एंडिंग होती है समर स्लैम की इस मैच की, तो क्या आप लोग खुश होने वाले, वो बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस के मैच की। तो रोमन रेंस का पता है समर स्लैम में मैच होने वाला है, बस अब कुछ ही समय हम दूर हैं कि जब हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर हमको रोमन रेंस दिख जाएंगे, लेकिन उनका मैच कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया सिंगल्स मैच के लिए तो एक ऑप्शन है खुला हुआ ब्रॉन ब्रेकर वाला, जो WWE कर सकती है, बट शायद अब WWE क्योंकि रोमन रेंस है तो अच्छे से चीजों को पकाती है, तो मोस्ट लाइकली जो मैच रोमन रेंस का होगा समर स्लैम में वो एक 6 मैन टैग टीम मैच होगा। और कौन होंगे इसमें बंदे, तो ऑब्वियसली उधर की साइड से तो सेथ रॉलिंस, ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर हैं, और यहाँ पे रोमन रेंस के साथ उनका साथ दे सकते हैं जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन को, जिस तरीके से आउट ऑफ एक्शन WWE ने किया। तो स्टोरी लाइन कुछ ऐसी हो सकती है कि इधर से सेथ रॉलिंस की फैक्शन है, रोमन रेंस वापस आ चुके हैं, जे ऊसो का उनको साथ मिल गया, अब एक बंदे की कमी है, तो लास्ट मोमेंट पे सैमी ज़ेन आ जाएंगे, और इस तरीके से एक 6 मैन टैग टीम मैच बनेगा रोमन रेंस का समर स्लैम में। पर्सनली मेरे को ये मैच इतना ज्यादा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है वैसा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक सिंगल्स मैच, लेकिन फिर वही बात है कि भाई ये बंदा अपने दर्शन ही नहीं दे रहा, तो अब ये एटलीस्ट एक ये मैच करके जाए तो ठीक है, फिर उसी में सह लेंगे। और किसी ने कमेंट भी किया था कि रोमन रेंस जितनी तेजी से वापस नहीं आया, उतनी तेजी जितनी जल्दी आएगा उससे ज्यादा तेजी से वो वापस चला जाएगा, और वैसा शायद होते हुए दिख भी रहा है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा आज का हो लिया, इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर